पहले सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहला कौन था? कार्ल मार्क्स की जो पत्नी का नाम था, कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम था जेनी, जेनी जो कि बचपन की मित्र थी। अब बताइए बउआ सब, आप लोग को गांव पसंद है या शहर पसंद है? तो इतना देखने के बावजूद अगर आप अभी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपका मन कर रहा होगा कि भैया हम अगर गांव में रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, खा पी के टनाटन हो। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का छठा अध्याय। और छठा अध्याय जो है बहुत ही मज़ेदार अध्याय है। क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। बच्चा, आप लोग को शहर पसंद है या गाँव पसंद है? अक्सर बच्चे कहेंगे सर मुझे शहर पसंद है, शहर पसंद है। लेकिन जब आप शहर आओगे ना तो कहोगे नहीं सर मुझे गांव पसंद है। कब? जब यहाँ से यहाँ की इन्वायरमेंट जो आप लोग सुनेंगे, यहाँ की आवाज़ें जब आपको चारों तरफ से गाड़ियों का आवाज़ सुनाई पड़ेगा तब कहिएगा नहीं सर हम गांव में ही एकदम शांत जीवन जी रहे थे, मज़ा आ रहा था। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आप सोचोगे स्वच्छ हवा मिल जाएगा, मुश्किल है, स्वच्छ हवा मिलता ही नहीं है शहर में। समझ में आ रही बात है? इसलिए गांव में जो है ना एकदम नेचुरल स्वच्छ हवा आपको प्राप्त होता है और गांव के लोग जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ओके भाई, तो आज का जो अध्याय एकदम जबरदस्त होने वाला है। शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इतिहास का ये छोटा सा अध्याय है, इसको हम लोग बहुत ही जल्द ही समझ लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अपना भाषा देसी तरीका देसी स्टाइल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शहरीकरण के बारे में जानेंगे कि शहरीकरण का किस प्रकार से निर्माण होता है। महानगरों के बारे में भी हम लोग इसी अध्याय में समझने वाले हैं। शहरों में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में समझेंगे और कुछ कुछ नगर और महानगर के बारे में जानेंगे, जैसे कि पटना हो गया, मुंबई हो गया, सिंगापुर हो गया, पेरिस हो गया और लंदन हो गया। इन सभी जगहों के बारे में इस अध्याय में हम लोग समझने वाले एकदम जबरदस्त तरीका से। ओके, आ जाइए। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, समय मायने नहीं रखता है, समय मायने नहीं रखता है पढ़ने के लिए, बस मकसद होना चाहिए, बस मकसद होना चाहिए और मन ही काफी है। किसी चीज को करने के लिए आपका मन और मकसद होना चाहिए, आप खुद कर लेंगे। अगर लगे कि देखो होता क्या है, बच्चे नॉर्मली जो है बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल मतलब पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं। आपके क्लास में जो है 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छा नंबर लाने का ख्वाहिश देख रहे होंगे। आप लोग गिल्ली डंडा ख्वाहिश देखते हैं, गिल्ली डंडा केना खेला जाएगा, लेकिन उनमें से ही आपके ही दोस्त में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये सोच रहा होगा कि मेरा जो है 480 का टारगेट है, 490 का टारगेट है, वो पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि उनका मन और मकसद हो गया कि इन चीजों को हमें पूरा करना है, दिखाना है। और आपका मन होता है कि हाँ हम जाके एकदम रील बनाएंगे और बाराती में जाके डांस करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगा। और दूसरी बात ये भी समझ लो कि समय जो है दोबारा नहीं आता है मेरे दोस्त, इसलिए जिस समय में जो काम करनी चाहिए वो हमें कर लेनी चाहिए। जब उम्र बीत जाएगा तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। अक्सर आप लोग वैसे व्यक्ति से मिलते होंगे जो आज के डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी काम रोजगार में भटकते हुए रहते हैं, लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं वो लोग। और वो लोग आपको एक ही बात बोलेंगे, बबुआ समय था मेरे पास, हम पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए। और आपके पास समय है ना तो आप पढ़ लो, नहीं तो ये जो 40 डिग्री का जो तापमान होता है ना, 40-42 डिग्री बढ़ जाता है, उसमें आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आपकी ये स्किन जो है बाहर निकलने का सलाह नहीं देता है। भाई अगर बाहर जाओगे ना लगेगा कि जल जाएंगे, लेकिन 500-400 रुपया के लिए वो कुछ व्यक्ति जो है वो पूरे उतने कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। वो काम करना पसंद है या एसी में बैठ के हमें लैपटॉप, कंप्यूटर या अदर कोई भी चीज़ें हैं वो करना पसंद है? इसलिए वक्त है और अभी ही सुधर जाइए। अब कहेंगे कुछ बच्चा सर जी हम के बिगड़ल हैं कि कोई नहीं बच्चा, हम ऐसे आपको समझाने के लिए। देखो इतिहास जब भी शुरू करते हैं हम पहले तो मोटिवेशन लाइन से शुरू करते, भाई कुछ ना कुछ आपको समझा दे। दूसरी बात की मेरा जो आदत है
आदत ऐसा है कि पहले जो हमने पढ़ाया आप लोग को उन सभी अध्यायों के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करना। क्या यह आदत अच्छा है या गलत है, आप लोग बताना। अब देखो हम यहां से प्रश्नों का ढेर आप पे चिपकाएंगे, फेंकेंगे। आप लोग देखते हैं कितने बच्चे लोकते हैं इसको। ठीक है बच्चा पार्टी, एक चीज ध्यान दो, मैं एक प्रश्न आप लोग को देता हूं और ये प्रश्न जो है आप लोग को करके वीडियो में ही कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी बच्चों का कमेंट देखता हूं। ये प्रश्न है आप लोग का कि भारत में, ठीक है भारत में सर्वप्रथम, चलो भैया भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला? भारत में सर्वप्रथम रेल कब चला? दूसरा प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि भारत का संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा? ये आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, एक और प्रश्न चिपका दे, नहीं 2 प्रश्न हम आप लोग के लिए दे रहे हैं और ये 2 प्रश्न जो है आप लोग को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, इसको कहाँ करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जल्दी से ये आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, ये बताए भी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहला जो अध्याय था आप लोग का क्या था, यूरोप में ना, क्या था पहला जो अध्याय था आप लोग का, पहला अध्याय आप लोग का था यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये देखो कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर हम ये अध्याय पढ़ने के लिए आए और आप कौन से अध्याय में हमें घुसेर रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, अभी जो वक्त है ना आप लोग के पास, बहुत वक्त है। ठीक है, बहुत वक्त है, तो हम चाहते हैं कि साथ साथ क्लास भी चले और साथ ही साथ आपको कुछ कुछ चीजें रिवीजन भी होते चले। ओके चलो भाई, इसमें हमने देखा था यूरोप एक ऐसा महादेश है। महादेश की संख्या कितना है बच्चा पार्टी, आप लोग को बहुत बार हम ये सवाल पूछ चुके हैं, महादेश कितना है। तो सभी को पता होगा महादेश जो है, महादेश 7 है। कितना है, महादेश जो है 7 है। और सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश। देखो ये चीजें हम पढ़ा रखे हैं, बार बार बता रहे हैं, एशिया है। ठीक है, और एशिया के अंतर्गत ही क्या आता है, अपना भारत आता है। क्या आता है, भारत आता है। उसी प्रकार से यूरोप के अंतर्गत, ठीक है, यूरोप भी क्या है, एक महादेश है। क्या है, यूरोप भी क्या है, महादेश है। और यूरोप के ही अंतर्गत क्या आता है, फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस। और फ्रांस में जो है, फ्रांस की बात करें तो ये जो राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रवाद की जो भावना है सबसे पहले फ्रांस में ही जगी थी। अब कहेगा बच्चा कि राष्ट्रवाद क्या होता है सर, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आपको 50 बार बता चुके हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम स्नेह लगाव क्या, लगाव की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आप लोग को बता रखा है। ठीक है, और एक और शब्द आ जाता है राष्ट्र। ठीक है,
क्या आ जाता है? राष्ट्र। देखो राष्ट्र का जो निर्माण होता है कि ठीक है, राष्ट्र का जो निर्माण होता है जहां पर एक ही धर्म या समुदाय भाषा आदि बोले जाने वाले को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, और एक ही धर्म को वहां पे मानता है, एक ही धर्म का जो है मान मर्यादा ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन भारत जो है, लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी धर्म को बढ़ा चढ़ा के नहीं माना जाता, सभी धर्म को बराबर रखा गया है भारत के अंतर्गत। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और भारत का अगर बात करें, अगर मैं बात करूं भारत का राष्ट्रीय भाषा की अगर बात करें तो बबुआ याद रखिएगा कि भारत का जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, भाषा नहीं है। अब कहेंगे कुछ बच्चा कि सर हमने कहीं पे पढ़ा था राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो आपने गलत पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने? गलत पढ़ लिया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। भारत का राज्य भाषा है। ठीक है, भारत का राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। ओके, राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। याद रखना है ये सब चीज, पॉइंट्स को, जितना भी पॉइंट्स बता रहे हैं ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग कहाँ थे? भारत में घुस गए थे। चलो भारत से निकलते हैं फ्रांस में। तो सबसे पहले क्या होता है? फ्रांस में ही क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना जगती है। ठीक है, उससे पहले वहां पे राष्ट्रवाद की भावना नहीं जग रही थी। ठीक है, वहां पे राष्ट्रवाद की भावना नहीं जग रही थी। तो 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होती है, राष्ट्रवाद की भावना जागती है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति होता है। ठीक है, क्रांति होता है। और इस समय अगर देखा जाए, इस समय जो फ्रांस के जो राजा थे, कौन थे? लुई 16वां। क्या थे? लुई 16वां था। कौन? लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां था। और ये जो फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, ये किस वंश का था? याद रखिएगा, बुर्बो वंश का। ठीक है, बुर्बो वंश का शासक था। ठीक है, कौन सा वंश का? बुर्बो वंश का शासक था। ये चीजें समझ में आ गया? बोलो हाँ कि ना। ओके, आया कि नहीं जी? अच्छा जी, चलो ये चीजें हुआ। आगे हम लोग बढ़ते। देखो थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बबुआ सब तोरा लोग के। देखो हम जब पढ़ा रहे हैं ना तो हर एक अध्याय के बारे में थोड़ा करके डेली अगर हम लोग अगर कुछ समझते चलेंगे तो आपके मन में जो है रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं होगा। आप वीडियो देखने आइएगा, कहिएगा सर बता ही रहे, सब चीज फिर से आ जाएगा। ओके, आ जाओ। तो देखो क्या होता है, फ्रांस के जो शासक थे वो लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या था? निरंकुशवाद था। क्या था? निरंकुशवाद किसको कहते हैं? जिसपे निरंकुश का मतलब हो गया जिसपे किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, वो क्या होता है? निरंकुश होता है। निरंकुशवाद था। दूसरे बात शब्द में बोलो तो अत्याचारी था। ये क्या था? अत्याचारी राजा था। प्रजा पे किसी भी प्रकार का प्रजा के लिए कोई भी काम नहीं करता था। ये ठीक है, काम नहीं करता था। अधिक कर लेता था। क्या लेता था? अधिक कर लेता था। अधिक कर मतलब समझते हैं? टैक्स। ठीक है, कर का मतलब टैक्स। अधिक कर लेता था।
यहां फ्रांस के जनता इससे क्या हो गए, नाखुश हो गए। फ्रांस की जनता, फ्रांस की जनता, जनता नाखुश हो गए। जनता दुख था, इससे दुख से जीवन निर्वाह कर रहा था, जीवन गुजार रहा था। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पे ही हम लोग समझेंगे कि 1789 ईस्वी में क्या होता है, फ्रांस की जनता क्या कर देता है, फ्रांस की जनता क्या कर देता है, 1789 में क्रांति कर देता है। कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति, क्रांति फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ओके। और ये जो था लुई 16 को, लुई 16 को, लुई 16 को फांसी पे लटका दिया। क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। क्या कर दिया, लटका दिया। ओके, फांसी पर लटका दिया। ओके, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीजें समझ में आ रहा है। देखो ये सब चीज हम रिमाइंड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं आप लोग के लिए ताकि बच्चा लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब देखो 1789 से लेके 1789 से लेके 1804 तक, ठीक है, 1804 तक फ्रांस पे क्या हो गया, प्रजातंत्र। ठीक है, क्या शुरू हो गया, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र रहा। ठीक है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब वहां पे किसी भी शासक का शासन नहीं था, किसी भी शासक का, किसी भी शासक का शासन नहीं था, सिर्फ वहां प्रजे का शासन चल रहा था, शासन नहीं था। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। देखो पूरा अध्याय नहीं समझा देंगे, मेन मेन फैक्ट्स आप लोग को समझा रहे हैं। ओके ना, आ जाओ। उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन आता है। ठीक है, नेपोलियन। अब फ्रांस को तो भैया कोई ना कोई सेना चाहिए जिससे क्या हो सके, जिससे क्या हो सके, देश को चलाए, राजा तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रांस में कौन आते हैं, नेपोलियन। अब इस नेपोलियन के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। नेपोलियन अब देखो ये जो नेपोलियन थे, ठीक है, ये जो नेपोलियन थे ये आ गए। अब नेपोलियन जो थे ये फ्रांस को बहुत सारे, क्या बोले, बहुत सारे युद्ध में जिताए थे। क्या किए थे, युद्ध में जिताए थे। फ्रांस को, फ्रांस को बहुत युद्ध में जीत दिलाया था। ये जो था नेपोलियन क्या था, सेनापति था। नेपोलियन, नेपोलियन सेनापति था। क्या था, सेनापति था। अपार लोकप्रियता हासिल कर लिया फ्रांस के नागरिक पे। ठीक है, अपार, अपार लोकप्रियता, लोकप्रियता हासिल, हासिल कर लिया था। लोगों को, लोग को, फ्रांस की जनता को लगा कि भैया नेपोलियन हमारे लिए शासन सही कर सकता है। फ्रांस के लोग भी चाहने लगे, चाहने लगे और नेपोलियन को, नेपोलियन को फ्रांस का शासक बना दिया। क्या कर दिया, फ्रांस का शासक बना दिया, फ्रांस का शासक बना दिया। ठीक है, शासक बना दिया। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना, क्या कर दिया, फ्रांस का शासक बना दिया। ओके, तो कब आता है ये, 1800, याद रखिएगा, यहीं पे डिब्बा में घेर कर लिख दे, 1804 से 1815 तक रहा था ये। ठीक है,
चलो भैया। चलो देखो, बोर नहीं ना हो रहे हो? अब बोर हो गए तो गौर कर देंगे मार के। नहीं नहीं भाई, मारेंगे नहीं, प्यार से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ऐसे मजाक करते आप लोग, सीरियस नहीं लिया कीजिए। हाँ, ओके। अब देखो 1804 में जब नेपोलियन आया था, उसी समय को नेपोलियन संहिता भी माना जाता है, ठीक है। 1804 को नेपोलियन नेपोलियन संहिता लागू हुआ। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये आते ही क्या किया, ये जो था नेपोलियन, आते ही क्या किया, प्रजातंत्र को क्या किया, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। खत्म करके राजतंत्र कर दिया। क्या कर दिया, राजतंत्र। राजतंत्र क्या कर दिया, राजतंत्र शुरू कर दिया। राजतंत्र का स्थापना कर दिया। क्या कर दिया, स्थापना कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब आते हैं ये चीजें, देखो पूरा चीज तो हम नहीं पढ़ा रहे, पूरा चीज नहीं, थोड़ा 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 चीज के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। 1804 से जो था ये, अच्छा अच्छा अच्छा, 1815, ठीक है। 1815 से लेके 1815 से लेके 1848, ठीक है। कौन सा युग रहा, 1815 से 1848, ठीक है। इस युग को बोला जाता है मेटरनिक युग। कौन सा युग, मेटरनिक युग, ठीक है। अब देखो नेपोलियन को क्या करता है ये मेटरनिक, ठीक है। नेपोलियन को वाटरलू, ठीक है। कौन सा, वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में हरा देता है। हरा देता है या पराजित कर देता है, हरा देता है। और कैदी बनाकर, ठीक है, और क्या करता है, कैदी बनाकर, कैदी बनाकर बनाकर कैदी बनाकर सेंट हेलेना नामक, ठीक है। अरे यार, नामक टापू पर रख देता है, ठीक है। टापू पर रख दिया इसको। उसके बाद क्या होता है, 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद यहीं पे वियना सम्मेलन भी होता है, ठीक है। उसके बाद मेटरनिक क्या करता है, वियना सम्मेलन करता है। क्या करता है, वियना सम्मेलन करता है, ठीक है। वियना सम्मेलन करता है। वियना सम्मेलन करने के बाद ये क्या करता है, ये क्या करता है, इटली और जर्मनी को क्या करता है, बहुत सारे टुकड़ा में विभाजित कर देता है। इटली तथा जर्मनी को बहुत सारे टुकड़ा में विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो बोलो बच्चा, यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि ना। चलो भैया, इसके बाद जो था अध्याय आप लोग का समाजवाद एवं साम्यवाद ना। ओके, आ जाओ भाई।
अगर दूसरा अध्याय की अगर हम लोग बात करें, समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दूसरा अध्याय आप लोग का है, आप लोग को पता होगा। इसमें देखिए कि रूस में जो था, इसमें देखिए हम लोग रूस में जो था, रूस का शासक कौन था? शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। क्या कौन था? जार निकोलस, निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूस में जो है जार का, देखो जार का मतलब होता है, रूस में जार का मतलब होता है राजा या सम्राट, राजा या सम्राट। ठीक है, क्या होता है? राजा या सम्राट, याद रखिएगा। और यहीं पे जो कि मेरा सबसे पहला गलती हुआ था पहला अध्याय में, बच्चे ने लगातार बहुत सारी कमेंट कर रखा था भाई कि सर मिस्टेक हो गया। मैंने माना भाई मिस्टेक तो हुआ है, काहे कि जार निकोलस द्वितीय भी बहुत ही ज़्यादा निरंकुशवाद शासक था। ठीक है, और इतने निरंकुशवाद शासक था कि पूछो मत, ये देवी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे ये। ठीक है, इसी का पत्नी का नाम हम लिख दिए थे, किसके पत्नी के नाम? लुइस सोल्मो की पत्नी के नाम। बच्चा पूरा विवाद किया था इस बात को लेकर, फर्स्ट डे क्लास था वो, है कि नहीं जी? चलो, इसी का नाम था जरीना। जरीना कौन था? जरीना पत्नी का नाम। अब इसी में आता है कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग कमेंट करके बताना, कहाँ के रहने वाले थे? कार्ल मार्क्स की जो पत्नी का नाम था, कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम था जेनी। जेनी, जो कि बचपन की मित्र थी। क्या थी? बचपन की मित्र। मित्र बाद में पत्नी बन गई, पत्नी बन गई। ओके, ये चीजें समझ गया। ये कार्ल मार्क्स जो था क्या लिखा था? दास कैपिटल नामक पुस्तक, दास कैपिटल नामक, ठीक है, पुस्तक इसने लिखा था। अब यहाँ पे समाजवादी जो लोग आए थे, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन, यूटोपियन समाजवादी, समाजवादी लोग कौन कौन थे? यूटोपियन समाजवादी आप लोग को पता है? सबका नाम लिखिएगा, यूटोपियन समाजवादी का नाम लिखें, याद रखिएगा। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी में कौन था? सेंट साइमन, सेंट साइमन, लुई बला, लुई बला, चार्ल्स फुरियर, चार्ल्स फुरिये, फुरियर, ठीक है, चार्ल्स फुरियर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये सब था, ये सब था यूटोपियन समाजवादी लोग। ठीक है, इस सब के बारे में हम चर्चा कर ही दिए अध्याय में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, कोनो दिक्कत है नहीं ना? ये सब चीजें आप लोग को याद रखना है, और कुछ है नहीं, है जी कुछ? नहीं ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। तीसरा अध्याय जो आप लोग का आ जाता है फिर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या आ जाता है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हल्का हल्का ही देख रहे हैं हम लोग, ज्यादा नहीं देखेंगे, ज्यादा देखेंगे तो आप लोग कहिएगा ये अध्याय कब शुरू होगा, ये पहले बतावा तू लोग। ठीक है, कहिएगा ना जी? कहेंगे जी सर, कहेंगे नहीं? बिल्कुल कहेंगे आप लोग। चलो चलो, हिंद चीन किसको कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न आप लोग के लिए, हिंद चीन किसको कहते हैं? हिंद चीन वियतनाम,
वियतनाम, लाओस, लाओस, और काम्बोडिया, और कंबोडिया, कंबोडिया के क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं। क्या कहते थे? हिंद चीन कहते थे, कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, इसी में वियतनाम जो था दो भाग में विभाजित था। ठीक है, वियतनाम जो था दो भाग में विभाजित था। ठीक है, कौन से? एक उत्तरी वियतनाम, ठीक है, एक उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, वियतनाम, और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में जो था किसका शासन था? होचिमिन का। किसका शासन था? होचिमिन का। किसका? होचिमिन का। ओके, होचिमिन का शासन था। और यहाँ पे बाओ दाई का, बाओ दाई का, बाओ दाई का शासन था। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया जी? चलो, देखो ये सब ना प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में अगर हम चर्चा करते हैं, हर एक वीडियो में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो फिर क्या होता है? मज़ा आ जाता है। देखो हिंद चीन पे जो है क्या हुआ, कैसे शासन हुआ? फ्रांस के लोग आए पहले, सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुँचने वाला सबसे पहला कौन था? ठीक है, प्रश्न आता है आप लोग के लिए कि हिंद चीन पहुँचने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, हिंद चीन, हिंद चीन पहुंचे थे सबसे पहले, कौन पहुंचे थे? हिंद चीन जो है सबसे पहले कौन पहुंचे थे? पुर्तगाली। ठीक है, कौन? पुर्तगाली, पुर्तगाली, डच, दूसरा कौन था? डच। ठीक है, डच, स्पेन, स्पेन, और लास्ट में कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? फ्रांस। कौन पहुंचा? फ्रांस। ठीक है, डच, पुर्तगाल सबसे पहले, सबसे पहले, और सबसे बाद में वही पहुंचा था। लेट हुआ लेकिन ग्रेट हुआ। ठीक है, फ्रांस लेट आया लेकिन ग्रेट आया, पूरा इस पे शासन कर लिया, इसी पे। फ्रांस में हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी लोग हैं, ठीक है, हिंद चीन में, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में, याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले, बसने वाले लोग को कोलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? कोलोन, याद रखिएगा, कोलोन बोला जाता है। ठीक है, हिंद चीन में बस। और यहीं पे एक और चीज समझ लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, स्थापना कब हुआ था? हिंद ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और यहीं पे एक और प्रश्न आ जाता है, चलो ये चीज़ समझ गए, वियतनाम, लाओस और काम्बोडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, काम्बोडिया के बारे में, अंकोर वाट का जो मंदिर था, यहीं पे हम लिख देते हैं, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? काम्बोडिया में। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, द्वितीय ने। ठीक है, किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कौन? अंकोर वाट का मंदिर। ये हो गया आपका थोड़ा सा ऑल ओवर, देखा जाए थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पे चर्चा किया।
ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नहीं बताया, जैसे कि माइलीगौ का घटना, वो चीज़ें आप लोग को याद रखना है। माइलीगौ का घटना किस तरह से इसने पूरे हिंद चीन पे जो है अपना उपनिवेश बनाया, पूरे हिंद चीन को। सबसे पहले कहाँ आया, ये क्या करने आया था, पहले आया था व्यापार करने आया था। व्यापार करते करते धीरे धीरे जो है फूट डालो राजनीति करो, नहीं होता, फूट डालो और शासन करो, वैसी नीति अपनाई थी। जैसे कि हम लोग के लिए अंग्रेज लोग भी वही काम किए थे, अंग्रेजवा लोग भी हम लोग के साथ वही काम किए थे। ओके, ये चीज़ें समझ में आया। चलो, ये तो हो गया आपका तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय पॉइंट पॉइंट खाली हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग को समझाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। चौथा अध्याय आ जाता है, चौथा अध्याय आप लोग का आ जाता है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। ओके भाई, देखो अपने भारत के बारे में तो आप लोग को सब चीज कहेंगे सर, ये चीज तो हमें बढ़िया से याद है। क्या है सर? बढ़िया से याद है, याद होना भी चाहिए, ठीक है, याद होना ही चाहिए। अब देखो इसमें जो है हम इसमें भी कुछ पॉइंट्स जो है फिर से आप लोग को याद दिलाएंगे, कवर करवाएंगे, ताकि होगा क्या, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब हम सामने आपके रहेंगे, जब इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, तो देखो सारी चीज़ें अगर धीरे धीरे करके हम रिवीजन भी करते जाए, क्लास भी चलता जाए। हालांकि हम पढ़ाने आए थे छठा अध्याय, लेकिन अभी तक हम छठा अध्याय नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी 35-36 मिनट हो गया आप लोग का पिछले वाला चीज़ें रिवीजन करवा रहे हैं। बच्चा देखो, बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर ये तरीका सही है या गलत है, कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि सर ये रिवीजन वाला तरीका आप डेली तौर पर बना ही लीजिए कि पढ़ाना है सब बच्चे को। इसमें ये किए, इसके बाद वाला कुछ कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट वाला वीडियो में हम करवा देंगे। तो फायदा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा कि नहीं होगा जी। हालांकि देखो नहीं, इतिहास जो है याद करने वाला चीज नहीं, रिवीजन करने वाला। जितना रिवीजन करो उतना याद रहेगा ये। आ जाओ भाई, भारत कब आजाद हुआ? इसमें हम सबसे पहला प्रश्न आप लोग से करेंगे कि भैया बताओ भारत कब आजाद हुआ, अपना भारत जो है कब आजाद हुआ, भारत जो है कब आजाद हुआ, भारत कब आजाद हुआ। तो सभी बच्चा कहेंगे सर 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त सर 1947 ईस्वी को अपना देश आजाद हुआ था सर। संविधान कब लागू किया गया था? संविधान 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 कब लागू किया गया था? 26 जन 1950 ईस्वी को। इसी को जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग मनाते हैं इसी रूप में मनाते हैं। और ये जो हो गया आपका गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। ओके, चलो ये चीजें तो आप लोग को सभी बच्चे को याद होना चाहिए। कहेंगे जी सर ये याद था सर। चलिए आगे की कुछ चीजें सर समझाइए। अब देखो इसी में आ जाता है संविधान निर्माता कौन था, ठीक है, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता, ठीक है, कौन था निर्माता? निर्माता कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छी एक और चीज, संविधान बनाने में समय कितना लगा, ठीक है, संविधान बनाने में समय जो लगा कितना लगा था, याद है आप लोग को? बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए हम पूछते हैं, ठीक है। 26, अच्छा 26 लिख रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 11 माह 18 दिन, ठीक है, ये बहुत ही, ठीक है, ये जो था भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, बहुत गरीब परिवार। यहाँ तक कि उस समय जो था जात पात का इतना भेदभाव था कि इनको किसी के बड़े जाति के साथ में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब बात सोचिएगा, ये जो है शिक्षा ग्रहण किया था, बहुत दूर दूर देश में जाके गर्दा छुड़ा दिया, और पूरे भारत का संविधान भी ये बंदा लिख दिया था। कौन?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये टटिया के बाहर पहले बांस का जो है टाटिया बनाया जाता था, आप लोग समझते होंगे, टाटी झाड़ी, ठीक है, वो बाहर में बैठ के क्लास करता था सब दिन, बहुत ही माइंडियल था, ठीक है, और पूरा गर्दा भी छुड़ा दिया भैया। ये चीजें आप लोग समझिए, इसी से रिलेटेड चीज हम आपको समझाते। देखो सबसे पहला प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना, सबसे पहला पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता, सबसे पहला पंचवर्षीय पंचवर्षीय जो था, सबसे पहला पंचवर्षीय 1951 से 1955, ठीक है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे पहला प्रधानमंत्री, सबसे पहला पीएम लिख देते हैं, समझ जाइएगा कौन था, आप लोग को सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद 1964 में, ठीक है, 1964 में एक गुलजारी करके आते हैं, ठीक है, गुलजारी, ये 1 महीने के लिए ही रहा था, 1 माह के लिए, 1 से 2 माह शायद, ठीक है, 2 माह कर दो, 2 माह के लिए रहा था। उसके बाद 1964 में ही बन गया, 1964 में ही बन गया कौन, लाल बहादुर शास्त्री। कौन बन गया, लाल बहादुर शास्त्री। ये बहुत ही खराब समय था, ठीक है। और 1966 में कौन बन गया, इंदिरा गांधी। कौन बन गए, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय में क्या आया था, भूखमरी वगैरह सब आया था। तो 1975 में क्या हुआ था, 1975 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, 1975 में छात्र आंदोलन हुआ था। 1975 में बिहार छात्र आंदोलन हुआ था, ठीक है। और उसी में नारा दिया था, उसी में नारा दिया था, क्या नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन दिया था नारा, कहेंगे कौन दिया था नारा, जयप्रकाश नारायण। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, थोड़ा सा दूसरे अध्याय में घुस के, ये सब जानना जरूरी है आप लोग के लिए। आ जाता है तो मेरा दिल करता है इसको घसीट ले। 1977 में आम चुनाव होने वाला था, ठीक है, 1977 में क्या होने वाला था, आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव होने वाला था। 2 पार्टी में अब सत्ता विभाजित हो गया, एक तो इधर था किसका, जनता पार्टी, एक था इधर जनता पार्टी, ठीक है, और इधर कौन था, इंदिरा गांधी, कांग्रेस, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और इधर कौन था, मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई। अब देखो बबुआ क्या होता है, मोरारजी देसाई जो है 1970 में इसको बहुमत नहीं मिलता, बहुत कम, जहां से नहीं हारने का उस जगह से हार गई थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उस जगह से ये हार गई थी। और यहाँ पे किसका जीत हो जाता है, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई का। तो याद रखिएगा चौथा प्रधानमंत्री यही थे, ठीक है। पहला हो गया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा गुलजारी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा इंदिरा गांधी, 5वां ये हो गया ना, हाँ, तो 5वां ये हो जाता है। और ये भी 2 वर्ष के बाद छोड़ देता है कि भाई हमरा से सत्ता उतना नहीं संभलेगा। फिर कौन आ जाती, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी बहुत ही, उस समय इनको अनुभव ही नहीं था, ठीक है, इनको अनुभव ही नहीं था काम करने का, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, इधर उधर घूमने में क्या करता था, यहाँ पे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। जब ये काम करना शुरू ही किया था, एक जगह था स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ठीक है, ये पंजाब में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पंजाब में। और यहाँ पे जो था आतंकवादी हमला हो रहा था, ठीक है,
आतंकवादी लोग जो था घुस गया था। अब ये इंदिरा गांधी के जो दो बॉडीगार्ड था, जो ईसाई सिख धर्म के ही थे दोनों। और इसमें जो था, ये स्वर्ण मंदिर में नहीं कहा जाता भाई चप्पल मंदिर में प्रवेश नहीं किया करते हैं, चप्पल वगैरह प्रवेश नहीं करते हैं, गोली बंदूक लेके भी प्रवेश करने से मना किया जाता है। तो भाई जो आर्मी जो था वो कैसे जाएगा, बिना जूता के बिना सेफ्टी के कैसे जाएगा आतंकवादी से लड़ने के लिए। क्या किया था इंदिरा गांधी, यहीं पे एक गलती करती है कि सलाह दे देता है जाओ मार के हटाओ, नहीं तो देश के लिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा। यही वजह से जो उनके बॉडीगार्ड थे उनको ले मारे, मतलब बाहर निकले सुबह में बस दोनों को गोलियां मार दिए। दोनों जो उसके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, वही उनको ठोक दिया था। इंदिरा गांधी की कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, चलो भैया। अच्छा, इंदिरा गांधी का जो शादी हुआ था वो लव मैरिज शादी हुआ था। कौन सा मैरिज, लव मैरिज शादी हुआ था। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, अब ये चीजें तो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे हमने इन चीजों के बारे में चर्चा कर ही दिया था। और चलो भाई, यहाँ पे हमने इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर दिया था। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जगी, तो 1915 ईस्वी में कौन आते हैं यहाँ पे, 1915 ईस्वी में कौन आते हैं, 1915 ईस्वी में कौन आते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद यहाँ पे जो है बिहार में सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन, आंदोलन कहाँ करते हैं, बिहार में। बिहार में कहाँ, चंपारण में, चंपारण में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, खेरा आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, खेरा आंदोलन कब हुआ था, खेरा आंदोलन, आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, आप लोग बताइएगा। अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन, ये सब चीज याद रहना चाहिए। और एक और हुआ था, ज्यादातर याद रखिए, 1919 में ही हुआ था रोलेट एक्ट। ठीक है, क्या हुआ था, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। क्या किया गया था, रोलेट एक्ट जो है पारित किया गया था, याद रखिएगा। और 1919 में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सब चीजें जानते ही रहे। धीरे धीरे लड़ते लड़ते अंग्रेजवा का पानी तानी पिला के यहाँ से भारत से भगा दिए। तो ये कहानी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और छोड़ना भी जरूरी है, सब बात हम बता देंगे तो फिर आप लोग याद नहीं कीजिएगा, मजा नहीं आएगा। आगे आ जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में ना थोड़ा सा। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होती है, क्रांति की जो शुरुआत होती है, शुरुआत होती है 18वीं सदी के बाद होता है। ठीक है, 18वीं सदी के, 18वीं सदी बाद होता है। चलो भाई, ठीक। और इसमें क्या होता है, औद्योगिकरण में नए नए मशीनें आने लगती, क्या होने लगता है, नए नए, नए नए मशीनें आने लगती है, मशीनें आने लगता है। सबसे पहले मशीनीकरण जो है कहाँ शुरुआत हुआ, सब मशीनीकरण, औद्योगिकरण बोलिए, मशीनीकरण बोलिए, मशीनीकरण की शुरुआत इंग्लैंड में, कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना।
देखो ये सब चीजें याद ही रखना है आप लोग को, ठीक, कोनो दिक्कत। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? शिपनिंग जेनी, शिपनिंग जेनी का आविष्कार बताना है आप लोग को कमेंट करके कि सर शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। सेफ्टी लैंप, चलो ये सब चीजें हो गया, कोई दिक्कत। औद्योगिकरण में जो था दो लोग आ जाते थे उसमें, एक बुद्धि क्या कहते हैं इसमें जो है, एक मध्यम वर्ग के लोग थे ना, और एक पूंजीपति वर्ग के लोग, पूंजीपति वर्ग के लोग, और एक था श्रमिक वर्ग के लोग। इसी दोनों में लड़ाई हो रहा था ना, श्रमिक वर्ग के लोग। इसी अध्याय में हमने पढ़ा था कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी अध्याय 1 मई को, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता। 1 घंटा हम आपका ले लिए ये रिवीजन में, क्या कर लिए, 1 घंटा हम आपका ले लिए रिवीजन में। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब अध्याय शुरू किया जाए क्या। ऐसे हम पढ़ाएंगे तो लग रहा पूरा इतिहास अगर पढ़ाना शुरू करें तो एकदम शुरू से लेके अंत तक कहानी आपको समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, आ जाओ भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं शहरीकरण और शहरी जीवन। अध्याय का जो आप लोग का नाम था शहरीकरण और शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आ जाओ भाई। छठा अध्याय आप लोग का हो जाता है शहरीकरण, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है। क्या होता है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अब इस अध्याय के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोग को जो है टाइमर लगा दिया जाएगा ताकि आप लोग जो बच्चा जानते होंगे तो स्किप करके यहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ से जो है आपका लगा दिया जाएगा 52 मिनट्स के बाद, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहीं पर आ जाएगा। देखो सबसे पहले शहर बनने में जो है, ठीक है, शहर बनने के लिए शहर में सबसे पहले क्या बनता है, गांव। शहर से पहले क्या होता है, गांव। क्या होता है भाई, गांव। गांव से क्या बनता है, हाट बनता है। क्या बनता है, हाट, जिसको बोला जाता है गंज। कहीं कहीं बोला जाता है गंज, कहीं कहीं बोला जाता है गंज, कहीं कहीं हटिया भी बोला जाता है, हाट, गंज, ठीक है। छोटा छोटा जो मार्केट लगता है गंज, कहीं हटिया, कहीं पेठिया, ठीक है, ये बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये नगर बन जाता है। क्या बन जाता है, नगर बन जाता है, ठीक है, धीरे धीरे नगर बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या बन जाता है, महानगर बन जाता है। क्या बन जाता है, महानगर बन जाता है, ठीक। तो ये इसी और सब चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। अब देखो एक और प्रश्न आता है यहीं पे कि सबसे पहला महानगर कौन सा है। सबसे पहला महानगर, सबसे पहला महानगर, पहला महानगर, पहला महानगर नगर चेन्नई। ओके, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वही चीजें हमें पढ़ना। सबसे पहले गांव को समझाते हैं आपको, गांव के बारे में समझ लीजिए। अब बताइए बउआ सब, आप लोग को गांव पसंद है या शहर पसंद है। तो इतना देखने के बावजूद अगर आप अभी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपका मन कर रहा होगा
कि भैया हम अगर गांव में रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, शहर में जाएंगे बड़े बड़े गाड़ी में घूमेंगे, एकदम जीन्स पहनेंगे टाइट, ठीक है, और करेंगे रात दिन फाइट। लेकिन गांव का जीवन जो है हमेशा ही क्या होता है, अच्छा होता है। वहाँ की वातावरण जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। गांव के लोगों में मानवता होती है, लेकिन शहर के लोगों में आज के डेट में मानवता नहीं होती है। गांव में आप जो अभी भी किसी सामान को कहीं पे रख देते हैं द्वार दरवाजे पे तो वैसे ही रहता है, लेकिन गांव और शहर में बहुत फर्क है। यहाँ पे जो है शहर में अगर घर से बाहर निकला तो गायब। तो अच्छे बताइए, शहर में ज्यादा चोरी होता है कि गांव में? लेकिन बच्चा कहेगा नहीं सर गांव में होता, नहीं, शहर में सबसे ज्यादा चोरियां हो रही है, ठीक है। तो लेकिन गांव गांव है, गांव ही सबसे बड़ी चीज है भारत के लिए, ठीक है। देखो गांव की जनसंख्या एक बड़ा भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा होता है। जो गांव के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और वो जो है ज्यादातर रसायन युक्त भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। अपने बाड़ी झाड़ी में सब्जी अब्जी लगाता, बाड़ी समझते हैं ना जी, हाँ, थोड़ा सा टुकड़ा वाला जमीन रहता वही में सब्जी अब्जी लगा दिया, वहीं से वो अपना सब्जी वगैरह खाता है। तो गांव की जनसंख्या एक बड़ी भाग में कृषि से जुड़ा होता है, और इनकी आय का प्रमुख स्रोत जो है क्या होता है, कृषि संबंधी उत्पादन ही होता है। अतः गांव की मुख्य विशेषता एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो मूलतः जीवन निर्वाह या अर्थव्यवस्था पर क्या है, आधारित है। तो बोलो गांव के बारे में आप लोग समझे कि नहीं? गांव में क्या होता है, गांव के लोग अधिकतर लोग क्या होते हैं, किसान होते हैं। क्या होते हैं, किसान होते हैं। और इनकी जो आजीविका होता है, इनकी जो जीविका होता है, जीविका जो होता है किस चीज पे आधारित होता है, खेती पे। इसकी जीविका किस चीज पे आधारित रहता है, खेती पर। किस चीज पे, खेती पे, ओके। इनकी अर्थव्यवस्था के किस चीज पे आधारित रहता है, खेती पे, मतलब कृषि पे ही आधारित रहता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि गंज किसको कहते हैं। गंज, जहाँ पे सब्जी वगैरह मिलता है ना, पेठिया, हटिया, हाट जो कहते हैं, तो छोटे से बाजार को गंज कहा जाता है। छोटे से बाजार को क्या कहा जाता है, गंज कहा जाता है, याद रखिएगा। छोटे से बाजार को क्या कहा जाता है, गंज कहा जाता है। गंज कपड़ा, फल, सब्जी, दूध एवं अन्य प्रकार के दैनिक उपभोग का वस्तुओं का कर विक्रय केंद्र होता है, जो गंज विशिष्ट परिवार तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे जो है गंज में क्या मिलता है, गंज में ज्यादातर आपको सब्जी मिल जाएगा, ठीक है, सब्जी मिल जाएगा, थोड़ा मोड़ा कपड़ा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगा, ये सब चीज जो है दवाई मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें, दूध मिल जाएगा, ठीक है, ये भी लिख दे, दूध मिल जाएगा। ये सब चीज जो है क्या रहता है, ये सब चीजें उपलब्ध रहता है, ठीक है, उपलब्ध, ओके, ये सब चीज क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। लिखेंगे क्या, यहाँ पे है ही। चलो भाई, तो गंज किसको कहेंगे, जो हाट होता है उसी को गंज कहते हैं, याद रखिएगा। एक छोटे से बाजार को गंज कहा जाता है। गंज में कपड़ा, फल, सब्जी, दूध आदि अन्य प्रकार के दैनिक उपभोग की वस्तुओं का विक्रय केंद्र था, जो गंज विशिष्ट परिवार तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कस्बा। गंज के बाद आ जाता है कस्बा। देखो गांव, गंज, गंज से कहाँ आए हैं, कस्बा। आगे देखिए चलते रहेंगे हम लोग, कस्बा तक पहुंच गए हैं। तो कस्बा जो होता है, अंचल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंचल, जहां पे जो आप लोग जाति आवास आय बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण अंचल में स्थित एक छोटा शहर को माना जाता है, जो अधिकांशतः स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति व विशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र होता है, ठीक है। तो आपने गांव के बारे में पढ़ा, गंज किसको कहते हैं, छोटे से बाजार को, छोटा सा बाजार, और कस्बा जो हो गया जो अंचल, मतलब यहाँ पे सरकारी कर्मचारी वगैरह जो बैठते हैं, जाति आवास वगैरह बनाते हैं, एक हो गया अंचल, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं शहर। तो हम लोग ने क्या पढ़ा पहले, गांव,
गांव, गंज, गंज, कस्बा, कस्बा, ठीक है, कस्बा। और क्या पढ़ रहे हैं? शहर, शहर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महानगर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? महानगर। इसमें अगर देखो गांव के बारे में तो आप लोग अच्छी भली भांति अच्छी तरह से जान रहे होंगे, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी? कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग जान गए, ठीक। तो गंज क्या हो गया? छोटा सा हाट, ठीक है। क्या हो गया? छोटा सा बाजार। तो आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे, छोटा बाजार, बाजार। कस्बा क्या हो गया? अंचल, अंचल। और शहर जो है आपके या तो जिला होगा या जिला, जिला या बड़ा बाजार, ठीक है, बड़ा बाजार। तो देखो शहर गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों को केंद्र था, ठीक है। गैर जहां पे खेती बाड़ी ज्यादातर नहीं होता है, शहर गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों का केंद्र था, होता है, ठीक है, होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ। शहर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य मतलब बिजनेस, प्रशासनिक इकाई का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है शहर। ये चीज आप लोग समझ गए। दूसरी बात कि सीधा शहर बोलिए तो जिला ही होता है या बड़ा बाजार होता है, जहां पे व्यापार किया जाता है। देखो बहुत सारा चीज जो है आपको शहर में देखने को मिल जाता है। तो जैसे नहीं बोला जाता होम टाउन तुम्हारा कौन है, तो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट ही हो जाता है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट ही हो जाता है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट ही हो जाता है। तो शहर में देखिएगा किसान वगैरह नहीं होता, वहां पे बिजनेस किया जाता है। क्या किया जाता है? बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है, वहां पे उद्योग रहता है। ओके, क्या रहता है? उद्योग रहता है। ये चीजें आप लोग समझे, समझे कि नहीं समझे? अधिक थोड़ा आबादी हो जाए, अधिक आबादी वाला, अधिक आबादी, आबादी कहाँ चल जाएगा? वो नगर में चला जाएगा। अभी पटना क्या है आपका? पटना जो है, पटना शहर क्या है? नगर है। पटना क्या है? नगर है। और चेन्नई, ठीक है, चेन्नई क्या है? कोलकाता क्या है? दिल्ली क्या है? वो सब महानगर है। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं महानगर के बारे में, ठीक है। किसी प्रांत या देश के विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्राय वहां की राजधानी भी होती है। ऐसे हम लोग का जान लो दिल्ली, दिल्ली। अगर मैं बात करूं नई दिल्ली वाला बात मत करिएगा यहाँ की सर, नई दिल्ली है भारत का, बिहार का, दिल्ली हम लिख दिए कोनो दिक्कत नहीं मानना है। देखो बिहार का जो है राजधानी कहाँ है? बिहार का, ठीक है। तो बिहार, पूरे बिहार का राजधानी कहाँ? पटना, सॉरी पटना। और पटना का राजधानी दिल्ली है, बोलते हैं ना, बच्चे में पढ़े रहते है कि नहीं। तो पूरे बिहार का राजधानी दिल्ली हो जाता है। तो किसी प्रांत या देश का, पूरे देश का, सॉरी पूरे देश का अगर मैं बात करूं, बिहार की राजधानी, मिस्टेक कर दिए थे हम लग रहा है, बिहार की राजधानी, फिर बच्चा, बिहार की राजधानी, राजधानी ऐसे होता है, राजधानी होता है ना, राजधानी कहाँ है? पटना। और पटना का राजधानी, पूरे पटना का राजधानी, पटना का राजधानी दिल्ली। अब यहाँ पे नई दिल्ली वाला सीन कर देगा बच्चा, इसलिए लिख देते हैं नई दिल्ली। तो ये जो है नई दिल्ली सिर्फ बिहार का ही राजधानी है या पटना का ही राजधानी है? कितना, जितने भी राज्य है, सभी राज्य भारत के, भारत के सभी राज्यों की राजधानी, ठीक। चलो ये नहीं लिखना है आप लोग, ये तो बच्चा वाला चीज है, आप लोग जान ही गए, कोई दिक्कत जी यहाँ तक? तो सबका जो है अपना अपना राजधानी होता है। तो किसी प्रांत या देश के विशाल, या देश के विशाल या घनी आबादी वाला शहर जो प्राय वहाँ की ज्यादातर राजधानी ही होता है, वही महानगर कहलाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि
दिल्ली जो हो गया, पूरे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, तो दिल्ली पूरे दिल्ली हो गया, तो इसका मतलब कलकत्ता महानगर नहीं होगा, होगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे ये यहाँ पे ये नहीं है, विशाल क्षेत्र होना चाहिए, विशाल क्षेत्र होना चाहिए, घनी आबादी होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए, वहाँ पे व्यापार के लिए लोग आए, व्यापार व्यापार का हो, वहाँ पे उद्योग हो, क्या हो, उद्योग हो। ठीक है, ये सब चीज़ें उपलब्ध हो तो वो क्या हो जाता है, महानगर हो जाता है। आगे हम लोग देख लेंगे। शॉर्ट में हम आप लोग को लिख दिए, किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में, जब किसी गांव या शहर को कस्बे या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। शहर देखो पहले जो था, आज से पहले की कुछ दिन पहले देखा जाए तो हमारे जिला में एकदम बहुत कम घर था, लेकिन आज के डेट में देखो गचागच घर बढ़ गया, वहाँ पे बिजनेस होने लगा, वहाँ पे बड़ा बड़ा अस्पताल खुल गया, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। जब सब चीज़ उपलब्ध होने लगा तो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, शहर बन गया। तो किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होता है और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को जो है आधुनिक व्यक्ति का क्षेत्र का प्रभाव माना जाता है। आधुनिक व्यक्ति जो है आधुनिक व्यक्ति का क्या माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ये VVI है, पूछा जाता है। ठीक है, पॉइंट। अगले प्रश्न, अगले देख लेते हैं हम, गांव और शहर में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। गांव और शहर में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो गांव जो है, गांव की आबादी क्या होती है, कम होती है। गांव में खेती और पशुपालन होता है, मतलब किसी कृषि होता है। ठीक है, लेकिन शहर की आबादी क्या होती है, अधिक होती है, और शहर में क्या होता है, व्यापार होता है और उत्पादन मुख्य आजीविका होता है। लेकिन गांव वाले लोगों का जो है क्या होता है, गांव वाले लोगों का खेती और पशुपालन ही मुख्य आजीविका है। गांव का वातावरण जो है क्या होता है, स्वस्थ होता है। अगर हम लोग शहर में जाए तो वातावरण जो है क्या होता है, शहर की प्रदूषित होता है। गांव में जो है शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, तो इसलिए हम लोग कहाँ जाते हैं शिक्षा के लिए, शहर जाते हैं। यातायात के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुविधाएं के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, शहर में। ये सब चीज़ की सुविधाएं शहर में तो है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये होता है। अभी बच्चे हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि शहर की जीवन बहुत अच्छे होते हैं। नहीं मेरे भाई, शहर का जीवन उतनी अच्छी नहीं होती है। आधुनिक शहर की जो है, आधुनिक शहर की जो है स्थापना के कारण बताइए। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ, मतलब पैसे का, औद्योगिक पूंजीवाद, पूंजीवाद मतलब पैसा कौड़ी अधिक हो गया। यहाँ पे पूंजीवाद का मतलब हो गया पैसा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अधिक पैसा होता है, लोग क्या करता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल लेता है, उद्योग लगाता है, तो औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हो गया धीरे धीरे। और विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेशिक शासन का स्थापना। देखो अपने भारत पे जो, अपने भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत पे जो है कौन शासन किया, तो ब्रिटेन लोग किया था। कौन किया था, ब्रिटेन लोग किया था। ठीक है, तो अगर दूसरी बात वहां पे चलो जाओ, हिंद चीन में, अगर हिंद चीन में कौन शासन किया था, अभी जस्ट बताए थे, हिंद चीन पे किसका शासन था, तो फ्रांस सब का लोग का था। किसका, फ्रांस के लोग का था शासन। तो ये जो था विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेशिक शासन का स्थापना हुआ था। तो ये जो ब्रिटेन लोग आए थे, ये सब क्या करने आए थे, भारत में क्या करने आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। क्या करने आए थे, वो भी व्यापार करने के लिए आए थे। विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेशिक शासन का स्थापना धीरे धीरे होने लगा। तो आधुनिक शहर की जो स्थापना का जो है कारण यही है। देखो क्या हुआ था, पहले जो ब्रिटेन लोग यहाँ पे आए थे, वो अपने रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी थी, मतलब बनाया था अपने लिए, बहुत सारी चीजें उसने बना रखा था। ठीक है, लोकतांत्रिक आदर्श का विकास, लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। तो आधुनिक शहरों में जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे देखो गांव में नेता वगैरह नहीं जाता, आप देखते होंगे कि गांव में जो है नेता नहीं जाते हैं, सिर्फ वोटें मांगने के लिए जाएगा, बाकी समय नहीं। ओके, कोई दिक्कत। लोकतंत्र आदर्श का विकास। तो आधुनिक शहरों की स्थापना का कारण क्या है, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेशिक शासन का स्थापना, और क्या होता है, लोकतंत्र आदर्श का विकास। आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें शहरों का उदय में निम्न समस्याओं को जन्म दिया।
शहर का जो है, शहर के उदय में निम्न समस्याओं का जन्म दिया, जैसे कि बाजारवाद का उदय हुआ। क्या हुआ? बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगने लगी, बहुत सारी गंदगियां, बाजार में हर चीज मिलना उपलब्ध हो गया, हर चीज मिलेगा तो यहाँ पे क्या होता है, समस्या होना शुरू हो जाता है, गंदगी फैलना शुरू हो जाता है, जनसंख्या के घनत्व में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगा। मलिन व्यक्तियों का, वस्तियों का होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, वस्तियों का उदय। मलिन वस्ती मतलब छोटा छोटा जो नुक्कड़ होता है, छोटा या झुग्गी झोपड़ी जो कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी वाला जो लोग जो है घर बनाते हैं, वो सब जो है देखिएगा शहर में झुग्गी झोपड़ी देखने को ज़्यादा मिल जाता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति का में वृद्धि, मतलब आपराधिक काम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, चोरी मारधाड़ छीना छोरी ये सब ज़्यादातर कहाँ होता है, शहर में ही होता है। यातायात की समस्या देखिएगा, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, हम लोग का जो जहाँ से हम आते हैं यहाँ पे सेंटर पे पढ़ाने के लिए, मुश्किल से देखा जाए तो 5 से 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें रूम से 1 घंटा पहले ही निकलना पड़ता है, 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा क्या लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है, जाम लग जाता है, बहुत सारी कामें चल रही है यहाँ पे। स्वास्थ्य पूरक सुविधाओं का अभाव, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य पूरक सुविधाएं जो है यहाँ पे नहीं है। काहे कि प्रदूषण जो है इतना फैल गया है, प्रदूषण की इतनी समस्या हो गई है कि स्वस्थ जगह ही नहीं मिलता है। पानी की समस्या होने लगती है, अगर देखा जाए तो पानी की समस्या होने लगी, यहाँ पे जो है पानी पीने योग्य नहीं रहता है, यहाँ पे केमिकल युक्त हो गया है पूरा। तो शहर में क्या हुआ, बाजारवाद का उदय हुआ, बहुत सारा बाजार वगैरह लगने लगा, जगह ही नहीं बचने लगा। उससे क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो गया, फिर लोगों का आना जाना हो गया, लोग यहाँ पे बसना शुरू कर दिया। मलिन बस्तियों का उदय हो गया, मतलब छोटा छोटा जो गरीब गुरुआ जो लोग होते हैं, वो लोग जो है झुग्गी झोपड़ी में बसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको काम धाम यहीं पे मिल सकता है। आपराधिक जो मामला है वो अधिक बढ़ने लगता है यहाँ पे शहर में, ठीक है। यातायात की समस्या, पूरक होना चाहिए, स्वास्थ्य पूरक सुविधाओं का अभाव, प्रदूषण की समस्या, ये सब समस्या कहाँ होता है, शहरों के उदय में। निम्नलिखित समस्या यही सब है। आगे अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि टेनेमेंटेंस, ठीक है, टेनेमेंटस काम चलाओ और अक्सर भीड़ भाड़ अपार्टमेंट मकान जो बड़े शहरों के करीब इलाके में पाए जाते हैं, उसे ही टेनेमेंटस कहा जाता है। देखो टेनेमेंटस, अगर इससे हम हट के समझे, सीधी बात समझो, एक अपार्टमेंट बना होता है, ठीक है, ये क्या हुआ, अपार्टमेंट, ठीक है, इसी को बोला जाता है भैया अपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आप लोग को, ये जो है पूरा एरिया जो होता है पार्किंग करने के लिए, नीचे यहां से शुरू हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया पार्क करने के लिए है। इस तरह से जो है अपार्टमेंट बनाया जाता है। अब देखो भैया, तल्ला पे तल्ला, 2 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला सब बना है, ये पूरे इसमें क्या होते हैं ये अपार्टमेंट बनाता है, यहाँ पे अलग कोई लोग रह रहा है, यहाँ पे अलग लोग रह रहा है, यहाँ पे कोई और रह रहा है, यहाँ पे कोई और रह रहा है, कहीं और रह रहा है। तो इस तरह के जो मकान होते हैं, और दूसरी बात कि इसे लीज पे भी खरीदा जा सकता है। इस पे 100 साल के लिए, 100 वर्ष के लिए लीज पे लिया जाता है। सिर्फ ये लीज 100 वर्ष के बाद आपका खत्म हो जाएगा, उसी का हो जाएगा जिसका जमीन था। इस तरह से बना दिया जाता है अपार्टमेंट। जो लोग काम करने के लिए शहर आते हैं, मकान जो बड़े शहरों के करीब इलाकों में पाए जाते हैं, जिसे टेनेमेंटस बोला जाता है। इसी को बोला जाता है क्या, टेनेमेंटस, ठीक है, टेनेमेंटस अपार्टमेंट को बोला जाता है, ठीक है। सीधी बात समझो कि काम चलाओ और अक्सर भीड़ भाड़ अपार्टमेंट मकान जो बड़े शहरों में करीब बड़े शहरों के करीब इलाकों में पाए जाते हैं, उसे ही टेनेमेंटस कहा जाता है। सीधी बात समझ में आ गई आप लोग को। आगे हम लोग देखते हैं घेंटो, ठीक है। घेंटो क्या होता है, घेंटो
घेटो होता ना, घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, ये जो था घेंटो, ठीक है, घेंटो ये जो है यूरोप के, ठीक है, यूरोपीय शहर में जो था यहूदी, याद रखिएगा, यहूदी जो थे, यहूदी के बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था, उसी के बस्ती के लिए, वस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, ये जो है क्या बन गया, ये घेंटो क्या बन गया, एक धर्म बन गया। क्या बन गया, धर्म बन गया। निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। क्या करता है, ये इंगित करता है, भाई उसके साथ रह सकते हैं। तो ये चीजें आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये चीजें नहीं समझ में आया। घेंटो शब्द का मध्य यूरोप शहरों में यहूदियों की बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। आज जो है इसके संदर्भ में ये विशेष धर्म, निजातीय, कोई जाति नहीं रहा, ठीक है, या समान पहचान वाले लोग के साथ रहने लगा, और इसे ही इंगित करते हैं घेंटो, ठीक है, जो यहूदियों के परिवार से था। किसे, यहूदियों के परिवार से, यहूदी जो शहर था, यूरोपीय शहर में यहूदियों की बस्ती के लिए, मतलब यूरोप शहर में जो बस्ती वगैरह था वहाँ पे क्या किया जाता था, उनको किस नाम से पुकारा जाता था, घेंटो। और ये जो था धीरे धीरे इसकी एक जाति हो गई। आज देखा जाए तो ये एक विशेष धर्म, निजातीय या जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है, क्या, घेंटो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाद। ये व्यक्तिवाद क्या होता है मेरे भाई, तो वह सिद्धांत जिसे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति स्वतंत्रता, तो मतलब अपने आप के लिए, मतलब स्वयं के लिए अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। कहता ना कि सब धन तो हमरे बा, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, व्यक्तिगत हमें ये चीजें मिल जाए। कुछ लोग चाहता है, देखो ध्यान से समझना मेरे भाई, कुछ लोग चाहता है कि भाई हमें ही सब कुछ मिले, सामने वाले बंदे को कुछ मिले या ना मिले डजेंट मैटर, वो कितना कोशिश कर रहा है उस चीज को पाने के लिए। और कोई व्यक्ति अगर पा लेता है तो उसके लिए किसी को जलन काहे होता है जी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कहानी को मोड़ते हैं, पढ़ाते अब कहानी को मोड़ते हैं। ये रियल कहानी है, थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग कि देखो हुआ क्या था। हमारे गांव में एक व्यक्ति था जो किसी से भी मतलब नहीं रखता था, किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं रखता था, अपना वो पढ़ाई में लगे रहते थे। लोग उनको जो है बकलेल ढकलेल जो कहने का था वो कह देता था, लेकिन उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। वो ऐसे व्यक्ति थे कि किताबी कीड़ा बन गए थे, पूरी तरह से किताबी कीड़ा बन गए थे। दूसरे चीज से मतलब ये नहीं, फलना की कर रहा है, चिलना कीड़ा, कोई मतलब नहीं। भैंस चराने के लिए जा रहा है, किताबें लेके देख रहा है, भैंस चराया किताब लेके, फिर उठा फिर किताब देख, मतलब इतना वो अग्रसर हो गए थे किताब पे कि भैया पूछो मत। लेकिन उनका जो मकसद था कि भाई हमें नौकरी करनी है, क्या करनी है, नौकरी करनी है। और मैं बात बताऊं, वो बंदा पूरे गांव में सबसे पहले वही नौकरी कर लिया। जब नौकरी कर लिया तो लोगों को लगा यार ये इनका कैसे हो गया, लगता है कहीं घूस वूस तो नहीं दिया है। लेकिन घूस वूस की बात नहीं थी, रियल में वो बंदा मेहनत करके नौकरी किया। अब लोग को लग रहा था भैया वो बकलेल था, ढकलेल था, उनको नौकरी कैसे हो गया, उनको नौकरी कैसे हो गया, वो तो हमें होना चाहिए, हमने मेहनत कर रखा था। हमारा देखो स्टाइल क्या था, बोलने का स्टाइल क्या था, हम नहीं कर पा रहे यार, वो कैसे कर रहा है। तो हम तो खुद के बारे में सोच रहे हैं ना, वो कर लिया, हम सोच रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। वो करने वाला था, कर लिया, हमने तो सिर्फ सोचा। तो हम जो सोच रहे भाई दूसरे का अधिकार को भी हम अपने में ले ले तो क्या होता, व्यक्तिगत हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे देखो लोगों के मन में ये सब चीजें चलती रहती, यार वो बकलेल टाइप का, यार कैसे वो पास कर गया,
कैसे उसने नौकरी ले लिया? भाई खुद को देखो, खुद को लिहारो ने, भाई तुम्हारे अंदर कमी क्या रह गई है उसको पूरा करो। तुम भी एक दिन उससे भी ऊपर वाले पोस्ट पे जाओगे, उससे भी अच्छा करोगे, उससे भी बेहतर बनोगे, है कि नहीं? लेकिन खुद की कमी तो दिखती नहीं है, खुद की गलती आज तक किसी को दिखा ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की गलती दिखता है। भाई वो कैसे कर रहा है यार, उसे नहीं करनी चाहिए। अरे वो कर रहा है तभी तो जाके आगे निकला है, तुम नहीं कर रहे हो इसीलिए तुम वहीं पे हो। इसलिए आप अपने आप से मतलब रखिए कि भाई मुझे क्या करना है, और सभी लोग को पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप ले लो, अभी कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे क्या मास्टर बे 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 कर रहा है, निकल यहाँ से हटो, छोड़ो बाद में देखेंगे, एग्जाम टाइम में देखेंगे। वो मिस कर रहा है, क्या मिस कर रहा है? और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आप क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, जैसे भी हो अध्ययन कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मारें कि सर यहाँ पे ये चीजें नहीं समझे, या अपने ऑफलाइन के टीचर से जाके पूछे सर यहाँ पे ये चीजें हम नहीं समझे, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस लक्ष्य पे था और उसका फोकस कहीं और था। भले आपसे अधिक नंबर ले आए, लेकिन आप वाला ज्ञान उनके पास नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, बहते बहते समंदर में बह गए। व्यक्तिगत जो होता है खुद स्वयं के लिए अधिकार को स्वीकार करना चाहता है, स्वयं के लिए आजादी चाहता है, उसे ही व्यक्तिवाद कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेसेज फेयर, वैसा आर्थिक उन्मुख के बाद, ठीक है, वैसा आर्थिक उन्मुख के बाद जिससे सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं होता है, वह पूंजियों को पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाती है, उसे ही लेसेज फेयर कहते हैं। ये जो है लेसेज फेयर, पहले नंबर तो इसमें देखो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं करता है। दूसरी बात की यहीं पे आप समझेंगे कि पूंजीपतियों पे पूरी स्वतंत्रता, पूंजी निवेश, पूंजी का स्वतंत्रता पूरी तरह से, मतलब यहाँ पे जो है वैसी आर्थिक व्यवस्था, वैसी आर्थिक व्यवस्था, ये ऐसी आर्थिक है, क्या है? आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक 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 व्यवस्था, ठीक है, क्या हो गया? व्यवस्था, वैसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करता हो, पूंजी की स्वतंत्रता हो, उसे ही हम लोग लेसेज फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसेज फेयर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ भाई, आगे हम लोग देखते हैं इसमें पटना के बारे में। अब यहाँ से जो है कहानी शुरुआत होती है, पटना, सिंगापुर, मुंबई, इन सभी शहरों के बारे में हम लोग समझेंगे। हालांकि मैंने पहले ही बता रखा था आप लोग को, यह अध्याय जो है छोटा है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जो है पूछा जाता है, ज़्यादातर नहीं, चार नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाए तो पूछा जाए। इस अध्याय तो नहीं, 1 से 2 नंबर बहुत हो गया। जैसे कि इस अध्याय पूछा जाएगा, भारत का वित्तीय राजधानी क्या है? याद होगा, मुंबई। प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पटना जो है पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। पटना एक ऐसा शहर है, बिहार एक ऐसा राज्य है, हालांकि अभी बीमारू राज्य बोल दीजिए, पिछड़ा राज्य बोल दीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन बिहारी जो है, बिहार ही है जो पूरे राज्य को नहीं, पूरे देश को नहीं, दूसरे देश को भी शिक्षा दिया है, यही बिहार है। क्योंकि सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार में। कहाँ? अपने बिहार में। सबसे जहां दूसरे देश का लोग आज भी पढ़ने आता है अपने बिहार में। प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, व्यापार,
शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। और एक कौन व्यक्ति कह के गए हैं? एक व्यक्ति कह के गए हैं, अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो भारत का विकास नहीं होगा। किसने कहा था? आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु, कौन थे? मगध के शासक अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक सैनिक शिविर बनाया था। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्यकालीन राजप्रशासन के अवशेष दक्षिण, ठीक है, अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुमराह में प्राप्त हुआ। कुमराह में प्राप्त हुआ। ये चीजें आप लोग जानते हैं। कुमराह है अभी पटना का एक जगह है कुमराह। ठीक है, मौर्यकालीन राजप्रशासन के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित है अभी तक कुमराह। ठीक है, अभी भी है। आप देखो इसमें और भी चीजें समझते हैं। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के अनेक पहलुओं पर चर्चा यूनानी निवासी मेगास्थनीज रचना इंडिका में उपलब्ध है। मतलब पाटलिपुत्रा का प्रशासन का अनेक पहलुओं का चर्चा, ठीक है, पाटलिपुत्रा नगर का जो है, पटना का जो है, मतलब प्रशासन के अनेक पहलुओं का चर्चा यूनानी निवासी जो थे मेगास्थनीज यूनान के जो निवासी थे मेगास्थनीज, उसने अपने मेगास्थनीज की एक रचना था इंडिका। मेगास्थनीज का रचना कौन सा है? इंडिका। उसमें जो है उपलब्ध है, उसमें लिखा गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पटना का विशाल भवनों का वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फहान द्वारा की गई थी। पटना का जो है, पटना का विशाल भवन, वैभव और यहाँ की सुंदरता के बारे में चीन के जो लोग थे, चीन के जो यात्री थे, चीनी यात्री फहान द्वारा की गई थी। ठीक है, बड़ाई अफगान शासक शेर शाह सूरी, ठीक है, अफगान शासक शेर शाह सूरी ने 1541 में दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद जानकारी अब्दुल्ला, ये जानकारी ना, अब्दुल्ला की ये गलत लिखा गया, दाऊद में मिलता है, ये पॉइंट गलत पूरे लिखा गया है। 1856 में अंग्रेज यात्री सल्फ फिच नगर, ठीक है, सल्फ फिच नगर भ्रमण के लिए आया था। ठीक है, चलो भाई आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था, जो कि अभी भी है उनका गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा है पटना में। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में पटना का एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था। और 18वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार क्या है भाई, अजीमू शान, इस देख लीजिएगा गलत टाइप कर दिया गया है। इस नगर का नवनिर्माण था और अजीमाबाद नाम दिया। अजीमू शान ने इस नगर को नवनिर्माण करवाया और इसे अजीमाबाद का नाम दिया था 18वीं शताब्दी में। 1786 में पाटलिपुत्र ने अनाज भंडारण के लिए, पाटलिपुत्र में जो है, पटना में जो है, अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण करवाया गया, जिसे आज हम लोग गोल घर के रूप में जानते हैं। किसके घर में? गोल घर के रूप में। तो बताइएगा आप लोग को जो है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। ठीक है, पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, कितना? 2500 वर्ष पुराना है, आज से नहीं, 2500 वर्ष से पुराना है। ठीक है, याद रखिएगा। 1786 में पाटलिपुत्र में अनाज भंडारण के लिए, बबुआ याद रखो, ये 2024 है। 1700 बहुत दिन हो गया है गोल घर का जी। और गोल घर जो है आज भ्रमण स्थल बन गया है भ्रमण के लिए। गोल घर जो है अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किस लिए? अनाज रखने के लिए, याद रखिएगा। लेकिन
आ जाओ आगे देख लेते हैं। 1991 में दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्रफल और 28,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, 28,000 वर्ग किलोमीटर है। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा क्या है, नगर है। ओके, ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह नाम था। याद रखने वाली चीज आपको फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। 1786 में गोल घर का निर्माण करवाया गया था। गोल घर का निर्माण करवाया गया था क्यों, क्योंकि उसमें अनाज रखने के लिए। और यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया पाटलिपुत्र नगर का जो है प्रशासन के पहलुओं का चर्चा यूनान के निवासी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसकी रचना की है। इसके बारे में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। पटना के विशाल भवन और वैभव के सौंदर्य का चर्चा चीनी यात्री फहान द्वारा की गई है। और अफगान शासक शेर शाह सूरी ने 1841 में दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका, दुर्ग का निर्माण करवाया। ये चीज आप लोग समझ गए थे। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि पटना प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ा सा हम लोग बम्बई के बारे में आते हैं। बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। 7 टापुओं का इलाका था, मतलब टापू समझते हैं जी, देखो पानी है, मान लिया जाए ये पानी है, यहाँ फिर टापू है, ये पानी है, टापू, इस तरह का टापू होता है। बम्बई उपनिवेशिक भारत का वाणिज्यिक राजधानी थे, ठीक है। भारत का वित्तीय राजधानी उसी को बोला जाता है ना, भारत का वित्तीय राजधानी। ओके, याद रखिएगा। बम्बई भारत के प्रमुख बंदरगाह था। बम्बई में क्या है, भारत का प्रमुख बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ कपास और अफीम जैसे वस्तु का निर्यात किया जाता है। कपास जो है काली मिट्टी में उत्पन्न होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र मतलब बम्बई में ही कपास का उत्पादन किया जाता है। निर्यात का मतलब है कि भेजा जाता है, निर्यात का मतलब है कि दूसरे देश भेजा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया दूसरे देश से व्यापार, देश विदेश से व्यापार, सीधे लिख दे, दूसरे देश क्या लिखे, विदेश से व्यापार, ठीक है। याद रखने के लिए आप लोग को निर्यात का मतलब हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखना आप लोग। निर्यात का मतलब हो गया भेजना, दूसर देश दूसरे जगह, ठीक है। अब देखो 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का एक केंद्र बिंदु था, जो दो भाग में था, दो भाग में हुआ करता था। एक भाग में था नेटिव स्थानीय निवासी रहते थे और दूसरे भाग में यूरोपीय लोग निवास करते थे। क्योंकि देखो यूरोप में क्या था, बंदरगाह, सॉरी बम्बई में क्या था, बंदरगाह था। उपनिवेशिक जो आया था, जो दूसरे देश से जो लोग आया था, वो वहीं पे जाके रहे थे, यूरोपीय लोग। यहाँ पे जो था 1800 ईस्वी के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया, ठीक है, फोर्ट एरिया शहर का एक केंद्र बिंदु था, जो दो भाग में विभाजित था। तो पहला जो एक भाग था, एक भाग में नेटिव जो स्थानीय मुंबई के लोग थे, और दूसरे भाग में जो था यूरोपीय लोग निवास करते थे, ठीक है, यूरोपीय लोग निवास करते थे। 1854 में पहली कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट नोटेड करना है, याद रखना है, ठीक है। पहला कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, बम्बई में 1854 ईस्वी में। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं। कपड़ा मिलों के कारण लोग बम्बई में आकर बसने लगे, और जिसके कारण बम्बई में आबादी का दबदबा बढ़ गया।
फलतः लोग घनी आबादी वाला चोलो बहुमंजिले में रहते थे। ठीक है, चोला और बहुमंजिले में रहना शुरू कर दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री गया वहाँ पे पूरा का पूरा, पहले तो हिंदी मूवी गया, हिंदी वाला जो था हीरो एक्टर वो गया, उसके बाद साउथ वाला गया, फिर जाकर भोजपुरियो जा रहा है, सब बम्बई रहना। बम्बई है पैसे वालों का, दिल्ली है दिल वालों का, अब कलकत्ता है कंगालों का। सुने हैं ना जी। हालांकि इस अध्याय में कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं थी। मजा आ रहा है तो बोलिए, चीज़ों को नोट करते चलिए। 1784 में भूमि विकास परियोजना लागू की गई और 1998 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किया गया है। 1818 ईस्वी में बम्बई के मकानों के महंगे किराए की सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात याद रखना, इससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है, और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया कि पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। यही इससे पूछा जाता है, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, इस अध्याय से ही नहीं पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सिंगापुर के बारे में समझ लेते हैं। जो सिंगापुर जो था, सिंगापुर के बारे में जान रहे जी, सिंगापुर कहाँ पे है ये पता है नहीं है? चलो, सिंगापुर जो है सुमयोजित शहर है, जो 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन, याद रखिएगा ली कुआन एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिला था 1965 में। तो भैया एक बात बताओ कि अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, और ये जो आज़ाद हुआ था सिंगापुर, जो आज़ाद हुआ था सिंगापुर जो है 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, और ये पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिला था। और सिंगापुर को सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास कार्य प्रारंभ किया गया था। आवासीय खंडों में जनसंख्या की दृष्टिगत रखते हुए हवा निकासी एवं अन्य स्वास्थ्य परक सुविधाओं का व्यवस्था की गई। सड़कों का निर्माण किया गया, जल परिवहन का व्यवस्था किया गया, नियंत्रित करने के लिए यातायात निर्माण बनाए गए। ठीक है, मतलब आने जाने के लिए यातायात नियम बनाए गए, और शहरों में लोगों को आने जाने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझे कि सिंगापुर जो है एक सुनियोजित शहर है। ठीक है, सुनियोजित शहर है, जो 1965 ईस्वी में एक्शन पार्टी के पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष जो थे ली कुआन एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिला, और सिंगापुर सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था। आवासीय खंडों में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हवा निकासी एवं अन्य स्वास्थ्य परक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। सड़कों का निर्माण किया गया एवं परिवहन स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए यातायात नियम बनाए गए। शहरों में लोग के आने जाने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। आगे हम लोग देखते हैं पेरिस के बारे में। ज़्यादा नहीं है, पेरिस के बारे में 1-2 लाइन है, आप ज़्यादा कुछ इसमें समझना क्या क्या है वो समझ लीजिए। वेरोन हॉसमान, ठीक है, वेरोन हॉसमान ने पेरिस के पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनः निर्माण वेरोन हॉसमान ने पेरिस के पुनः निर्माण का काम किया। शहर में सीधी एवं चौड़ी सड़कें, बुलेवर्ड्स, ठीक है, बुलेवर्ड्स, पार्क खोले, मैदान का निर्माण करवाया। ठीक है, शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात किए। पेरिस ऐसी राजधानी के रूप में जाना जाता है जो केवल वास्तुकाल के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में भी विख्यात है। ये पेरिस। चलो भाई, लंदन, पेरिस के बारे में समझ लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट लंदन के बारे में। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का 9 में हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था, और एक महाकाय शहर था
जिसकी आबादी जो थी वहां पे 67,05,000, ठीक है 67 लाख है ना, चलो भाई गड़बड़ हो रहा है, 1 आई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है 6,75,000, ठीक है मिस्टेक हो गया, 6,75,000 थी उस समय आबादी लंदन की। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख का हो गया, ठीक है। विश्व की पहली भूमिगत रेल जो है 10 जनवरी 1863 ईस्वी में बना, और यह रेलवे लाइन लंदन के, याद रखिएगा, पेंडिंगल और कैरिंगस्टन स्ट्राट के बीच में स्थित है। ये देखो, ये कुछ पेंडिंगल और कैरिंगस्टन, ये तो नामों आप लोग को याद नहीं होगा, ये बात तो कन्फर्म है, हमको याद नहीं तो आपको कहाँ से याद होगा, ठीक है। याद रखना है बस, ये तारीख याद रखना, विश्व की पहली भूमिगत रेल जो है 10 जनवरी 1863 ईस्वी को चली थी, ठीक है। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बनाया गया। 1902 ईस्वी में फैक्ट्री कानून लाया गया, और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को कारखानों में काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है 1902 में जो आया था। ये चीजें आप लोग समझे। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा लंदन के बारे में बताते। लंदन जो है हर किसी का सपनों का शहर है कि लंदन जाएंगे है कि नहीं, लंदन जाएंगे एकदम मौज मस्ती करेंगे भैया। तो 1750 ईस्वी तक क्या होता, लंदन और वेल्स के हर 9 में से 1 आदमी लंदन में रहता था, और एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी जो थी कितनी थी, 6,75,000 थी। 1810 से लेके 1880 तक आते आते लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी, और विश्व की पहली भूमिगत रेल जो है 10 जनवरी 1863 ईस्वी को बना, और ये रेलवे लाइन जो थी पेंडिगल और कैरिंगस्टन स्टेट के बीच स्थित था, समझ में आया ये चीजें। और 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बनाया गया। भैया नहीं पढ़ना होगा तुम लोग को, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। 1902 ईस्वी में फैक्ट्री कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको काम करने से मना कर दिया गया, हटा गया, प्रतिबंध लगाया गया, और उसके समय में जो है कम कर दिया। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है उसके लिए समय कम, वेतन बता दिया भैया वेतन इतना दिया जाएगा कम नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग सब सुविधा दिया गया था। 1902 में फैक्ट्री कानून लाया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं वास्तुकार एवेंजर, ठीक है। वास्तुकार एवेंजर हवाई जो है लंदन में सिर्द हरित पट्टी विकसित की, और जिसे गार्डन सिटी नाम दिया गया था, ठीक है। वास्तुकार एवेंजर हवाई लंदन में सिर्द हरित पट्टी विकसित की, और जिसे गार्डन सिटी नाम दिया। शहरों के विस्तार में भय परकोई का निर्माण, ठीक है, भय परकोई का निर्माण किया गया। शहरों के विकास में आ जाओ भाई, चलो शहरों के विस्तार में भय पारकोट, ठीक है, भय पारकोट का निर्माण किया गया था। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ, और विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझाना देखा गया। किसमें, लंदन में। ओके, नगर प्रतिबंध के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जनसंख्या, जन यातायात साधन के लिए उपाय किए गए। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, ठीक है, लंकाशायर, ठीक है, लंकाशायर, शेफील्ड, लीड्स औद्योगिक नगर थे। ये लंदन में ब्रिटेन में जो है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ब्रिटेन में मैनचेस्टर है और लंकाशायर, जिसका नाम है लंकाशायर, शेफील्ड,
लीड्स और औद्योगिक नगर थे वहां पे, औद्योगिक नगर है, याद रखने वाला ये चीज है। अब यहाँ पे ये जो है आप लोग का जो है प्रश्न जो है खत्म हो जा, सॉरी प्रश्न कहते खत्म हो जाता है, अध्याय जो है लगभग खत्म ही हो गया। कुछ कुछ चीजें अगर बचा है तो वो जो है हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कवर करेंगे क्या चीज प्रश्न उत्तर जब हम लोग कवर करेंगे उसमें देख लेंगे। इसमें कुछ कुछ प्रश्न दे दिए हैं ताकि आप लोग देखो, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। गोल घर का निर्माण कब हुआ, 1886 ईस्वी में, बताए थे। क्यों किया गया था, अनाज रखने के लिए। क्यों किया गया था, अनाज रखने के लिए। क्यों किया गया था, अनाज रखने के लिए। ओके, आगे देखो यहाँ पे है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बड़ा नगर कौन सा है, पटना ही है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। कहाँ पड़ता है बोध गया जी, बिहार में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में। शेर शाह सूरी का मकबरा, याद रखिएगा, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ है, सासाराम में। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में। ठीक है, अब बिहार में कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे देखिए हम लोग देखते हैं सीमांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ये जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु का जो है ये देखो प्रश्न अलग अलग तरह से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन था, या अंतिम गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह। और इसका जन्म स्थल कहाँ था, बिहार में। ठीक है, अब किस नगर में, बिहार में किस नगर में, तो एक ही वो नगर है, पटना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। देखो दूसरी बात की एक और चीज, पटना का जो है अगर संस्कृत में देखा जाए तो पटना का संस्कृत पटना नहीं होता, पाटलिपुत्रा होता है। इससे भी आप लोग को पता चल जाएगा। आगे देखो यहाँ पे शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो मैं आप लोग को बताया था, देखो वर्ग जो होता है, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पहला हो गया आपका पूंजीपति वर्ग, दूसरा हो गया मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग में हो गया आपका मजदूर, मजदूर, या इसको पूंजीपति वर्ग को उच्च वर्ग बोला जाता है, उच्च वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च वर्ग। अब देखो मध्यम वर्ग जो हो गया आप लोग का, इसमें पढ़ा लिखा लोग रहता है, सीधा बात, पढ़ा लिखा लोग, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब जो है इसमें रहता है। तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग यही ना हो गया आप लोग का, याद आएगा, मध्यम वर्ग। आगे देखो यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है, तो गरीब आदमी, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसी का शोषण होगा। आगे देखो यहाँ पे है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, कब हुई ना, कब हुआ, कब हुआ, तो 1870 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की, ये देखो एवेंजर हार्वर्ड ने। ठीक है, हार्वर्ड ने। आगे देखो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, महानगर में। निम्न में से किससे सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, निम्न में से किस सिख का गुरु का जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का 10वां गुरु था। आगे देख लो बिहार, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से 1905 में हुआ था। यहाँ पे 12 कैसे लिख दिया है जी, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। अच्छा, 22 22 मार्च था ना, मार्च 1912, ठीक ही है। चलो चलो आप लोग का जो है ये खत्म हो गया पूरा का पूरा अध्याय। ठीक।
इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बन सका उसको हम दे ही दिए थे। बाकी आप देख लो। चलो भाई, इसको समाप्त करते हैं। 6 अध्याय तक आप लोग का समाप्त हो गया। 2 अध्याय और बचा हुआ है, तो दोनों अध्याय हम लोग देख लेंगे। हालांकि देखो, मैं बता दूं आप लोग का हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में याद रखिएगा आप लोग का 1 से जो है 4 अध्याय तक ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1-2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। चलो कोई नहीं, आज ये आप लोग का पूरा खत्म हो ही गया है। तो मिलते हैं हम 7वां अध्याय लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।